मानस, ये नगर निकाय ये जो इलेक्शन है क्या जातियों में बांटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? दूसरा, क्या जो हम बात कर रहे हैं कि ये मुद्दे दरअसल लोकल इश्यूज पर होने चाहिए, क्या ये जातियों के चलते उनकी आवाज धीमी हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है? क्योंकि जातियों का शोर ज्यादा नजर आ रहा है इसमें। और दूसरा, ओबीसी हो रहा है, मुस्लिम वोट बैंक किधर जाता हुआ दिख रहा है, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो पूरा चुनाव है ये भी एक तरीके से जाति आधार पर लड़ा जाएगा। आपको बता दूं कि अभी बीएसपी से ही खबर आई है कि जो निकाय चुनाव का जो अभियान है वो अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। तो बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आता है कि मायावती लगातार दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। खबर ये भी हालांकि अपुष्ट सी खबर है, लेकिन खबर यह है कि शाइस्ता परवीन को अभी तक तो पार्टी से बाहर किया नहीं गया है, लेकिन अब जो तमाम जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से उन पर इनाम की रकम बढ़ाई गई, अब खबर आ रही कि शायद अशरफ जो उनके देवर है, उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को मायावती प्रयागराज से अपना मेयर पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। अपुष्ट सी खबर, लेकिन ये खबर भी चर्चा में है। तो रणनीति बहुत साफ तौर पर नजर आती है कि किस तरीके से दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए मायावती बेचैन है। उसी तरीके से किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव, बसपा के संस्थापक काशीराम, उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। आज उन्होंने भी एक बैठक बुलाई है, वहां पर दलित, पिछड़ा और मुस्लिम गठजोड़ की चर्चा चल रही है कि किस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बैठाला जाए, समीकरण इस तरह से तैयार किए जाए कि जो तमाम जो नगर निकाय है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, उन तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी अपना कब्जा कर ले। हालांकि कांग्रेस के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तैयारी भी कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की अपनी कलर रणनीति है, वो आप देख रहे हैं कि वो दलितों के भी सम्मेलन कर रही है, वो पिछड़ा वर्ग के भी सम्मेलन कर रही है। गैर जाटो दलित वोट बैंक को साधने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें काफी हद तक कामयाब भी रही। पिछले अगर हम एक दशक की बात करें तो निश्चित तौर पर देखिए जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लाभ होगा क्या? लेकिन जाति समीकरण उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई है राजनीति की। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस बात का प्रचार करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए उसने सब कुछ किया और ओबीसी आरक्षण के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। और आपको बता दूं कि जितने भी पिछले वर्ग के बड़े नेता हैं उन सबको लगाया गया है कि वो पिछड़ा समाज के बीच में जा करके वो इस पूरी हकीकत को बताए और ये बताए कि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या किया है। तो देखिए, बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है हिंदुत्व, और हिंदुत्व के बाद अगर वो सबसे ज्यादा किसी वोट बैंक पर फोकस करती है तो वो पिछड़ा और दलित इसी को, क्योंकि उसको लगता है कि सवर्ण जो जातियां हैं, जो जनरल कैटेगरी के जो मतदाता हैं वो तो ज्यादातर उसके साथ है ही है, वो तो पीछे हटते नहीं है। लेकिन जिसमें सेंधमारी का प्रयास होता है यानी पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक, वो अब बीजेपी के पाले से एकदम भी खिसकने ना पाए, इसको लेकर के लगातार बीजेपी अपने जो पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं उनको आगे करती है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह या दूसरे तमाम जो बड़े नेता हैं, उन सबको लगातार वो बीच में भेजा करती है और ये उनका कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। मानस, आप सही कह रहे हैं, वो वक्त ज्यादा दूर भी नहीं है क्योंकि जनता मूड बना चुकी होगी कि किसको आगे ले जाना है, किसको इसमें हराना है, किसको जिताना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था। निकाय चुनाव की तारीख आपके सामने है और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। देखते हैं कि इसमें बाजी कौन मारता है और जो भी पार्टी जीतेगी कहते हैं कि उसका आगे की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वो कितनी मजबूत है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।